यस सर। ठीक है, ये भूमिका। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे वाटर वेपर है, आपको सिंपली वाटर बॉडी सूरज के किरणों के प्रभाव से गर्म होती है, वैसे ही उसका उसके अधिकांश हिस्से उसके हिस्से का ऊपरी हिस्से के जल जो है वो गर्म होता है। और जैसे ही जल के अणु H2O अणु एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी, ठीक है, तो इस हीट एनर्जी को एक्चुअली क्या है कि कल मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे गैसेस का क्लासिफिकेशन, ये मैंने नहीं बताया था। मैं समझ इसलिए नहीं बताया था कि आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन इसके बारे में इतना जान लीजिए कि प्रत्येक गैस की अपनी एक एटॉमिक संरचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे H2O आप देख रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु बीच में, हाइड्रोजन परमाणु बाहर की ओर, CO2 देख रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु बीच में और कार्बन परमाणु CO2 सॉरी कार्बन बीच में और ऑक्सीजन परमाणु बाहर की ओर, ठीक है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक, और यहाँ ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और ये ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर साझेदारी कर ले तो इसका 8 हो जाता है, और इधर से ये ऑक्सीजन परमाणु इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ले तो इसका भी 8 हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 4 तो पहले से है, ठीक है, इसका 2 ले लेता है और इसका 2 ले लेता है, तो 4 4 8 हो जाता है। इस तरह से इसके ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो यह कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणुओं की साझेदारी करता है, यानी डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन देखिए, ये बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के साथ चूंकि 6 बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ साझेदारी करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ साझेदारी करेगा, यानी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब भी कोई हीट एनर्जी इस पे अटैक करेगी या हीट एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, तो सबसे पहले आपको कोई फाइट मारता है, एक फाइट खींच के मारता है आपको, आप क्या करते हैं, सीधे पीछे हट जाते हैं, पहले बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचते बचते भी उसकी फाइट आपको लग जाती है। तो प्रतिक्रिया में आप क्या करते हैं, आप भी खींच के 2 फाइट खींच देते हैं, खींच देते हैं कि नहीं खींच देते हैं? नो रिएक्शन, कोई बात नहीं, टॉपिक छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसको समझाने, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। चलो, तो हीट एनर्जी को सीधा समझो कि एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहां से वाटर बॉडी को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, इतना तो समझ में आता है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। यस सर। तो ये तो तरीका नहीं है पढ़ने का, ठीक है, कोई बात नहीं। वाटर बॉडी को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और वायु में जलवाष्प, इसको जलवाष्प के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प आता है, अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा वायु है, ठीक है, और इसमें जलवाष्प की मात्रा आ जाती है नीचे से, ये वाटर बॉडी है, और जलवाष्प की मात्रा आ जाती है, ये सारे जलवाष्प के कण आ जाते हैं। जितनी ज्यादा ये हीट होगा, ये सोलर एनर्जी से हीट होगा, ज्यादा वाटर वेपर्स निकलेंगे और हवा में मिल जाएंगे। तो ऐसी हवा को हम आर्द्र हवा कहते हैं, ठीक है। ये आर्द्रता, हवा की आर्द्रता वास्तविक, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के रूप में जानी जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता एक वास्तविक आर्द्रता है और सापेक्ष आर्द्रता एक तुलनात्मक आर्द्रता है, ठीक है। तो
इस आर्द्रता की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हवा का घनत्व, हवा का आयतन बढ़ जाता है, हवा हल्की हो जाती है। लेकिन शुष्क हवा जिसमें जलवाष्प नहीं है, ठीक है, शुष्क हवा हमेशा भारी होती है। तो इस तरह की हवाएं जो कि जलवाष्प से भरी हुई हैं, अगर किसी शुष्क हवा में रख दी जाए तो ये अपने, चूंकि ये शुष्क हवा की अपेक्षा ये आर्द्र हवा है, ठीक है, और शुष्क हवा की अपेक्षा आर्द्र हवा हमने कहा कि हल्की होती है, तो इसको हम दोनों तरफ की, मतलब कि शुष्क हवा के बीच में आर्द्र हवा को रखेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि आर्द्र हवा शुष्क हवा की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर की ओर हो जाएगा, और खास करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक संवहन धारा के रूप में ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही जरा सा भी तापमान अगर बढ़ेगा तो इस उतनी ही तेजी से और ऊपर उठेगी। तो यहाँ मैं ये समझा रहा था कि क्यों आर्द्र हवाएं शुष्क हवाओं की अपेक्षा ऊपर उठती हैं, इसलिए आर्द्र हवा शुष्क हवा की अपेक्षा बहुत ज्यादा हल्की होती है, इनका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके चलते ये ऊपर उठ जाती है, और ये घटना खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो इसका स्थान भरने के लिए ये शुष्क हवाएं दौड़ेंगी, क्योंकि ये स्थान तो अब खाली हो गया। तो जैसे ही ये दौड़ के इसको भरने के लिए आती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये वामावर्त और दक्षिणावर्त घूमने लगती है, ठीक है। अब जैसे ये इनको भरने के लिए आ गई, ठीक है, इधर से ये हवा आ गई, इधर से ये हवा आ गई, तो उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवातीय प्रतिरूप डेवलप हो जाता है, और जैसे ही इस क्षेत्र में घुसेगी तो नीचे से तो इसको मिल रहा है क्या, वाटर वेपर, ये वाटर बॉडी है, सागरीय क्षेत्र है, और यहां से ये वाटर वेपर लगातार रिलीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लगातार रिलीज हो रहे हैं। और मैंने बताया कि जैसे ही इस पर हीट एनर्जी मिलती है सन से वाटर बॉडी पर, तो ये हीट एनर्जी को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज हो जाते हैं वाटर बॉडी से। इसको ऐसे समझिए कि क्या कहेंगे, बच्चों को देखा है घर में जब कोई खिलौना नहीं रहेगा तो बच्चे पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, एक वो खिलौना लाके दे दो, ठीक है, बच्चा खुश, तुरंत निकल जाएगा घर से बाहर खेलने के लिए, अब वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता है। वैसे ही जैसे ही सन एनर्जी इस वाटर पार्टिकल्स वाटर बॉडी पर पड़ता है तो इस प्रत्येक वाटर पार्टिकल इस सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और गति करने लगता है, उसमें मूवमेंट पैदा हो जाता है उस एनर्जी को पाकर। और एनर्जी अगर कहीं ज्यादा मात्रा में मिल गई तो मूवमेंट इतना ज्यादा होता है कि पूरी बॉडी को, वाटर बॉडी को छोड़ के उससे अलग हो जाता है, अलग हो जाता है और अकेले निकल जाता है। अकेले जब ये निकलता है तो वाटर वेपर कहलाता है, जो हवा में अकेले रूप में तैरता रहता है, और यूं ही नहीं तैरता रहता है, उसमें एनर्जी है तैरने की, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो तैरेगा ही, ठीक है, वो हमेशा मूवमेंट करेगा, ठीक है। और भारी हवा के कणों की अपेक्षा उसका भार कम हो जाता है, उसमें एक गति करने की क्षमता आ जाती है, और यही कारण है कि ये आर्द्रता भरी हवाएं ज्यादा हल्की हो जाती हैं और ये मूवमेंट ऊपर की ओर होता है हमेशा, क्योंकि ऊपर की ओर घनत्व कम होता है, नीचे की ओर या दाएं बाएं घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए बाएं दाएं या नीचे की ओर कभी गति नहीं करेगा, हमेशा ऊपर की ओर गति करेगा। और इस तरह से हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मौजूदगी एक संवहन धारा को जन्म देती है, संवहन धारा। और यही संवहन धारा जब ऊपर उठेगी तो आपने रुद्धोष्म प्रोसेस पढ़ा होगा। रुद्धोष्म प्रोसेस में क्या होता है कि बिना बाहर की किसी वस्तु से ना तो ताप लेना और ना बाहर की वस्तु को अपना ताप देना, फिर भी तापमान में अंतर आ जाए, तो ऐसी क्रिया को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। सामान्य ताप ह्रास दर का होना अलग बात है, लेकिन रुद्धोष्म परिवर्तन का होना बिल्कुल अलग बात है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे ही अब ये हवा ऊपर उठी
तो नीचे तो यहाँ दोनों तरफ से भारी हवाएं इसको दाब कर रखी थी, वायु दाब ज्यादा था इसलिए एकदम कॉम्प्रेस थी। जैसे ऊपर उठी तो वायु दाब घट गया तो जो हवा इस साइज की यहाँ पर थी ऊपर उठी तो इससे बड़ा साइज का यहाँ पर होगी, इससे और ऊपर उठेगी तो इससे बड़ा साइज का यहाँ पर होगी, और ऊपर उठेगी तो इससे बड़ा साइज का यहाँ पर होगी। सोचिए जिसका आयतन यहाँ था नीचे होने पर उसका आयतन इतना बड़ा हो जाता है ऊपर उठने पर, ठीक है। तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ेगा तो ठीक उसका उल्टा घनत्व घटेगा, घनापन घटेगा। और जैसे ही घनापन घटेगा तो जितना यहाँ पर घना था और ये इसका टेम्परेचर अगर ये 10 डिग्री था तो इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर ऐसे कितने बॉडी इसमें आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे इस तरह मतलब इससे 14 गुना या 15 गुना ज्यादा हो गया। तो तापमान भी 15 गुना यानी 10 गुना 15 बराबर 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन नहीं 150 नहीं, तापमान वही रह जाता है 10 का 10 और आयतन यहाँ बढ़ जाता है। तो इस आयतन की तुलना में इस आयतन का तापमान क्या कहा जाएगा, कम। तो ये अपने आप कम हो जाता है, वास्तव में यहाँ कोई अंतर नहीं आता है। अंतर आता है तो आयतन का बढ़ना, यहाँ आयतन जितना था उसके अपेक्षा कई गुना ज्यादा आयतन ऊपर उठने पर हो गया, तो आयतन तो बढ़ गया लेकिन उसी आयतन के अनुपात में तापमान नहीं बढ़ा। तो अब वो तापमान यहाँ के आयतन के अनुपात में ये तापमान क्या होगा, काफी कम होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो रुद्धोष्म परिवर्तन में बिना किसी बाहरी बॉडी से तापमान लिए या बिना किसी बाहरी बॉडी को तापमान दिए परिवर्तित हो जाता है, ये कारण है। तो यहां पर तापमान कम हो गया आयतन की तुलना में, तो जब तापमान कम हो गया तो कम तापमान पर जलवाष्प के कण संघनित होने लगते हैं। लेकिन इन कणों को संघनित होने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जलवाष्प के कणों को संघनित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर वो इकट्ठा जमा हो सके। और इस प्लेटफॉर्म का काम करता है वायुमंडल में उपस्थित राख के कण, नमक के कण, धुएं के कण, धूल के कण, पराग कण, ये सारे के सारे इसका यही काम करते हैं। इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं एरोसोल। इसी एरोसोल पार्टिकल्स पे ये इसमें मौजूद जलवाष्प जो यहाँ है ये जमा होने लगते हैं, और जैसे ही किसी राख के कण पे वाटर वेपर्स जमा होना स्टार्ट होता है वैसे ही जलबुंद का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से जलबुंद का निर्माण होता है। बहुत दूर है तो शायद दिखाई न दे, ठीक है। इस तरह से जलबुंद का निर्माण हो जाता है और ये जलबुंद अब ज्यादा भारी हो जाती है। तो भारी हो जाती है तो ये सीधा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरने की इसी घटना को वर्षण कहते हैं। तो एक जलवाष्प जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है उसके कारण इतनी घटनाएं आप देख रहे हैं कि हो रही है, ठीक है। तो वायुमंडल में जितनी इस तरह की मौसमी और जलवायु घटनाएं हैं उन सबको कराने का योग मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है जी, तो इसी क्या कहते हैं मौसमी घटनाओं को कराने का महत्वपूर्ण योगदान इसी वाटर वेपर को है। तो ये है इसका वायुमंडल में योगदान। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब जैसे वाटर वेपर से स्टार्ट हुआ है तो ये चीज देख लीजिए। अब इसके विपरीत देखिए, यहां हमने आपको जलवाष्प भरी हवा के बारे में बताया। कैसे जलवाष्प भरी हवा, जलवाष्प की मौजूदगी में इसका घनत्व बढ़ जाता है और आयतन कम हो जाता है, निचली सतह पर दबाव ज्यादा होता है तो ये बंधी रहती है। लेकिन ये चूंकि शुष्क हवा की अपेक्षा ज्यादा हल्की होती है इसलिए शुष्क वायु राशि में जब हम इसको रखते हैं तो ये नीचे नहीं रह पाती है, सीधा ऊपर की ओर उठ जाती है और ऊपर उठती है तो ये प्रक्रियाएं होती है। इसी तरह से ऊपर उठने पर अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो इसके नीचे उतरने पर भी यही प्रक्रिया होगी। जब कोई वायु राशि ऊपर होती है तो आयतन ज्यादा होता है, जैसे जैसे नीचे आती है तो वायुदाब बढ़ता है और वायुदाब बढ़ता है तो ये सिकुड़ती है, वायुदाब बढ़ता है तो ये सिकुड़ती है और सिकुड़ते सिकुड़ते यहां तक आ जाएगी। लेकिन तापमान यहाँ पर 10 डिग्री था तो यहाँ पर घटकर 1 डिग्री होना चाहिए लेकिन 10 का 10 रह गया।
तो नीचे उतरती वायु इसीलिए गर्म होती है और ऊपर उठती वायु इसीलिए ठंडी होती है, क्योंकि उसके तापमान में कोई चेंजिंग होता नहीं है। ना तो वो किसी बॉडी से बाहर तापमान ले सकती है और ना ही किसी बॉडी को अपना तापमान दे सकती है, ठीक है। और इसलिए चेंजिंग तापमान में नहीं, चेंजिंग आयतन में होता है, और इसी आयतन के अनुपात में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। और यही कारण है कि तापमान लगता है कि बढ़ रहा है और लगता है कि घट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तापमान तो वही है, आयतन बढ़ और घट रहा है, और उसकी तुलना में तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर उठती हवाएं ठंडी होती जाती हैं और नीचे उतरती हवाएं गर्म होती जाती हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। केवल आयतन बढ़ता और घटता है और उसके अनुपात में तापमान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए हमें लगता है कि नीचे उतरने वाली हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर उठने वाली हवाएं ठंडी होती हैं। तो खैर ऐसा लगने दीजिए। तो अब ये इसी के ठीक विपरीत, ऊपर अगर हम इस आर्द्रता भरी हवाओं में, मान लो कि ये आर्द्रता भरी हवाएं इस ऊंचाई तक मौजूद है, ठीक है, और इस ऊंचाई तक मौजूद है आर्द्रता भरी हवाएं, ठीक है। चलो, आर्द्रता भरी हवाएं पूरे में है और इसमें ऊपर उठने वाली कहीं से शुष्क वायु राशि, ठीक है, आ जाती है। राशि जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो शुष्क वायु राशि आर्द्र वायु राशि की अपेक्षा ज्यादा भारी होती है, तो शुष्क वायु राशि नीचे की ओर उतरने लगेगी। शुष्क ये नीचे की ओर उतरने लगी, जबकि आपको पता है कि चारों तरफ इसमें आर्द्रता भरी हवाएं हैं, लेकिन इन आर्द्रता भरी हवाओं के बीच में ऊपर से नीचे की ओर शुष्क राशि जो है हमेशा भारी होने के कारण ऊपर से नीचे उतरेगी। तो यहाँ पर अगर इनका ये घनत्व है, ये साइज है, तो नीचे आने पर ये साइज और घटेगा और नीचे आएंगे ये साइज और घटेगा, क्योंकि नीचे वायु दाब जैसे जैसे आती है वायु दाब बढ़ता है, वायु दाब बढ़ता है। तो वायु दाब के बढ़ने के कारण ये और कॉम्पैक्ट होती जाएंगी और सिकुड़ती जाएंगी। तापमान यहाँ अगर 10 डिग्री था तो यहाँ भी तापमान 10 डिग्री रहेगा, लेकिन सिकुड़ के होना चाहिए कि तापमान 1 डिग्री हो जाए, लेकिन ये होता नहीं है। इसके ऊपर से नीचे उतरने वाली हवाएं गर्म मालूम पड़ती है और ये घटना कहलाती है प्रति चक्रवात। तो वायुमंडल में चक्रवात की उत्पत्ति और प्रति चक्रवात की उत्पत्ति में ये जो H2O है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये आपने देखा। दूसरी घटना पे आ जाइए। वायुमंडल में H2O जो है ये है मेरा अर्थ, देख रहे हैं, ये है मेरा क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, इसके अलावा ये मध्य मंडल है, ये ताप मंडल है, इसके अलावा चुंबकीय मंडल बाह्य मंडल। ये है मेरा सन सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है। इसको हम सूर्य आ जाओ। चलिए ठीक। सर कुछ बोल रहे हो? ऊपर ऊपर की ओर क्षोभ मंडल तक जो बढ़ते हैं 169 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर लॉस होता है, तो ऊपर की ओर टेम्परेचर क्यों नहीं घट रहा है सर? आयतन बढ़ रहा है। अपनी बात फिर से बोलो। मतलब कि 169 मीटर की ऊंचाई जैसे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है।
तो हम बढ़ रहे हैं जुगुर को 169 मीटर, 169 पे नहीं, जी 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। हाँ, सामान्य ताप जी। ह्रास दर, ये हाँ। सामान्य ताप ह्रास दर वायु के घनत्व और वायु दाब में अंतर के कारण है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी रुद्धोष्म परिवर्तन एक अलग चीज है। ठीक है, रुद्धोष्म परिवर्तन ये कहता है कि जब किसी वायुमंडल में वायु राशि ऊपर उठती है या नीचे उतरती है, जी तो बिना किसी को अपने से उष्मा दिए या फिर बिना जी किसी से उष्मा लिए अगर उसके उष्मीय मान में परिवर्तन आ जाता है, तो इस क्रिया जी को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक चेंज। जी बिना अपने से उष्मा का लॉस किए या बिना किसी दूसरी राशि से उष्मा लिए अगर उष्मीय मान में वायु राशि के उष्मीय मान में परिवर्तन आ जाता है, तो इस घटना को जी हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहेंगे। इसको जी। सामान्य ताप ह्रास दर से मत जोड़ो। अच्छा सामान्य अच्छा, ताप ह्रास दर एक अलग चीज है जो वायु दाब में कमी के आने के कारण, वायु घनत्व में कमी के आने के कारण होता है। ठीक है, जी हाँ, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। और वो 159 मत कहना, 165 नहीं, कहना, 165 एक- मीटर। 169 पढ़े थे सर कहीं? 169 कहाँ पढ़े थे? आप ही सब पढ़ाए थे, याद होगा हमको सर, याद है। नहीं, गलत याद है, मैंने अभी कल ही परसों पढ़ाया है फिर से, अच्छा, देख हमको लो। 169 ही याद। ठीक ठीक, नहीं, थैंक यू सर 165 होगा सर, 165 होगा सर। 165, हाँ, Yes, sir. 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ये सामान्य ताप ह्रास का है। एडियाबेटिक की बात अलग है जो अभी मैंने बताया, और ये चीज जो मैंने बताई तुमको ना तो डीएस लाल में मिलेगा और ना सविंदर सिंह में मिलेगा। पहले मैं बता देता हूं, ये सिंपल फिजिक्स का एक नियम है। सब लोग कहते हैं कि बर्फ पिघलेगा तो क्या कहते हैं, समुद्र का जल ऊपर उठ जाएगा। काहे भाई? तो उनका कहना है कि बर्फ पिघलेगा तो ज्यादा मात्रा में जल राशि समुद्र में घुस जाएगी, तो जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। अरे भाई, बर्फ तो समुद्र में पड़ा हुआ है, तो फिर पिघलने जितना जगह घेर रहा है, बर्फ डूबा हुआ है समुद्र के जल में, तो उसके पिघलने से के बाद जल राशि कैसे बदल जाएगी? बदलना ही नहीं चाहिए। नियम ये है कि बर्फ जो है उसके पिघलने के बाद शुद्ध जल निकलेगा, और समुद्र का जल शुद्ध जल नहीं है, उसमें लवण मिला हुआ है। तो समुद्र के जल की सघनता, लवणता की मात्रा उपस्थित होने के कारण उसकी सघनता शुद्ध पानी की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, शुद्ध पानी की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। तो उस कंडीशन में शुद्ध जल हम उसमें मिला देंगे तो समुद्र के जल का घनत्व क्या होगा? घटेगा। अरे, एक गिलास शरबत बनाए हो चीनी का, उसमें 1 गिलास शुद्ध जल मिला दोगे तो उतना मीठा रह जाएगा? कम हो जाएगा। ना किया करो, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसको रिप्लाई करो। ठीक है, नहीं रिप्लाई सर, करो। उतना नहीं होगा बन के सर। रहोगे ना, ठीक है। सीधी सी बात है, समुद्र का जल लवणीय जल है, यानी 1 गिलास नमकीन वाटर है और उसमें आधा गिलास या पौने गिलास भी तुम शुद्ध जल मिला दोगे तो उसकी लवणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी कि समुद्र के जल का घट जाएगा। फिजिक्स का नियम ये कहता है कि जब घनत्व घटता है तो आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है तो आयतन बढ़ता है, और घनत्व जितना घटेगा आयतन उतना बढ़ेगा। घनत्व और आयतन के बीच में विपरीत अनुपाती संबंध होते हैं, विलोमानुपाती संबंध होते हैं। आयतन बढ़ा दो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ा दो आयतन घट जाएगा, ये बात होती है। और जब समुद्र के जल का घनत्व घट जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो ऐसे ही जल राशि ऊपर की ओर उठेगी, समुद्र तटीय हिस्से डूब जाएंगे। ठीक है, होता ये है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि नहीं, अलग से जल राशि जो मिली उसके चलते जल का वाटर लेवल ऊपर उठ गया। अरे, अलग से जल राशि कहाँ उसमें मिल गई? जितना बर्फ डूबा हुआ है, 1 हिस्सा ऊपर और 9 हिस्सा नीचे, ठीक है, तो वो जगह नहीं घेरे हुए हैं, वो पिघल जाएगा तो कैसे बढ़ जाएगा? उसके पिघलने से सीधी सीधी बात है कि जल राशि में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
उसके पिघलने से परिवर्तन इसलिए आएगा कि बर्फ एक शुद्ध जल है, और नमकीन जल में, लवणीय जल में जब शुद्ध जल मिलाएंगे तो लवणीय जल की सघनता या घनत्व जो है वो घटेगा, और घनत्व घटने पर आयतन बढ़ता है, और इसी आयतन का बढ़ा हुआ हिस्सा उसके जल स्तर को ऊपर उठा देगा। ये है। उसी तरह से यहाँ पर भी था, यही नियम था वायुमंडल में भी। जब जलवाष्प की मात्रा हम वायु में मिलाते हैं तो वायु का घनत्व घट जाता है, घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसी आयतन को यहाँ पर तो एक निश्चित प्रेशर है 113 पॉइंट समथिंग मिलीबार, निचले हिस्से में 113 पॉइंट समथिंग का प्रेशर पड़ रहा है, तो आयतन बढ़ने देगा तो उन्हीं को उठा देगा। जहां आयतन बढ़ा तो सीधा उस पूरे वायु राशि को ही उठा देगा, और जैसे ही वो वायु राशि ऊपर उठेगी तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका आयतन बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगी आयतन और बढ़ते जाएगा, और उसी बढ़ते हुए आयतन के अनुपात में तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान तो बढ़ता नहीं है। इसलिए ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु राशि, जलवाष्प से भरी हुई वायु राशि ऊपर उठती हुई का आयतन तो बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो मालूम पड़ता है कि इसका तापमान घट रहा है, लेकिन तापमान घटने जैसी कोई बात नहीं होती है। जो 10 डिग्री नीचे है वो भी 10 डिग्री ऊपर है, आयतन बढ़ गया तो तापमान उसके अनुपात में कम हो गया। तो जैसे ही तापमान उसके अनुपात में कम हो गया तो उसके जलवाष्प के कण उसी तापमान पर संघनित होते हैं, और जैसे ही संघनित होते हैं जलवाष्प के कण, जो ऊर्जा पाए हुए हैं, गुप्त उष्मा जो एब्जॉर्ब किए हुए हैं, हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके वो गतिशील हो गए थे, उस हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। और जैसे ही रिलीज करते हैं वही हीट, क्योंकि यहाँ जलवाष्प कण तो अरबों खरबों की संख्या में है, और सारे के सारे हीट एनर्जी रिलीज कर देंगे, तो एक एक ग्राम भी हीट एनर्जी अगर रिलीज करेंगे तो खरबों ग्राम हीट एनर्जी हो जाएगी। वो हीट एनर्जी इसको फिर से ऊपर उठा देगी और तेजी से ऊपर उठा देगी। और इस तरह से ये क्या कहते हैं कि एक क्या कहते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं, ट्रिगर इफेक्ट का काम करते हैं। ये उष्मा ट्रिगर इफेक्ट ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, सर माइक आप करो। मलय तुम अपना माइक सर माइक क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोग। तुम यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो सूर्य से आने वाली उष्मा, ये एक एनर्जी है, और इस एनर्जी का जितना अल्ट्रा वायलेट रेज है यूवी, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है O3 द्वारा, ठीक है। O3 द्वारा यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओजोन की महत्ता समझ में आई। ओजोन अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें क्या है, एक तरफ अल्ट्रा वायलेट है, दूसरी तरफ इंफ्रा रेड है, और ये इंफ्रारेड पहुंच गई हमारा क्षोभ मंडल को पार करते हुए धरती तक। तो धरती में निचली सतहों पर यही जलवाष्प के कण मौजूद है भारी मात्रा में, ठीक है। ये है वाटर वेपर H2O, ठीक है। ये इस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सूर्य से आने वाला जो इंफ्रारेड है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म हो जाता है। यही इंफ्रारेड पृथ्वी जब इसको अवशोषित करती है, तो अवशोषित करने के बाद इस इंफ्रारेड को फिर ये इंफ्रारेड के रूप में ही रिलीज करती है। लेकिन ये इंफ्रारेड जो होते हैं कम तरंगदैर्घ्य के होते हैं, और इस इंफ्रारेड को भी ये H2O पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोनों तरफ से अवरक्त विकिरण का अवशोषण कौन करता है? H2O। ऊपर से अभी कल ही बताया है, H2O एकमात्र ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाले विकिरण और पृथ्वी से आने वाले विकिरण दोनों को एब्जॉर्ब करता है। तो विकिरण में से अवरक्त विकिरण को एब्जॉर्ब करता है, पराबैंगनी को नहीं करता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा,
अवरक्त किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करता है। और ये जब अवशोषित करता है तो अवशोषित करने के बाद कुछ समय के बाद ये उसको रिलीज करता है। तो जब ये रिलीज करेगा तो कुछ अवरक्त किरणें ये ऊपर निकल जाएंगी, कुछ इस दिशा में, 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 कुछ इस दिशा में और कुछ इस दिशा में, चारों दिशाओं में निकलेगा। तो जो ऊपर की दिशा में निकलेगा वो इस वायुमंडल से होते हुए सीधा बाहर चला जाएगा। क्लियर? इस वायुमंडल से होते हुए सीधा बाहर चला जाएगा। लेकिन ये तो चूंकि बादल के रूप में मौजूद है H2O, ठीक है, बादल के रूप में मौजूद है, तो ये H2O जो है कुछ को तो लौटा दिया, इसको बादल भी कर सकते हैं, कुछ को तो ऊपर बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ को इसी अंतरिक्ष में छोड़ दिया और कुछ को नीचे की ओर लौटा दिया प्रति विकिरण के रूप में। इसको क्या कहते हैं? प्रति विकिरण, काउंटर रेडिएशन। और यही काउंटर रेडिएशन जब पृथ्वी की ओर होता है तो फिर से जाके गर्मी पैदा करता है। यही कारण है कि रात, जाड़े की रात जब हो और आकाश में बादल हो तो रजाई और कंबल की जरूरत बड़े कम पड़ जाती है, तब आदमी चादर ओढ़ के सो जाता है क्योंकि गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि ये काउंटर रेडिएशन किया जाता है बादलों के द्वारा। आकाश में जो बादल भरे हुए होते हैं पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर से नीचे की ओर लौटाते हैं। उसमें से कुछ ही हिस्से को ऊपर की ओर छोड़ते हैं और बाद बाकी हिस्से को नीचे लौटा देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये है। आज अगर वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गया, सूर्य की किरणों का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, तो उस ज्यादा प्रभाव के चलते इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर की मात्रा भी ज्यादा होगी। वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे वायुमंडल की मौसमी प्रक्रिया असंतुलित होगी। क्यों? इसलिए कि वाटर वेपर ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में संवहनी धाराएं ऊपर उठेंगी। जैसे ही संवहनी धाराएं ज्यादा मात्रा में ऊपर उठेंगी तो चक्रवातीय स्थिति का निर्माण होगा। और यही कारण है कि आज के डेट में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में चक्रवातों की बारंबारता और आवृत्ति दोनों बढ़ी है। चक्रवातों की बारंबारता और आवृत्ति दोनों में वृद्धि हुई है क्योंकि वार्मिंग इफेक्ट के चलते ये जो वाटर पार्टिकल्स है इसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ी है। ठीक है, खैर जो भी हो, एक तरह से हम देखें तो ये वाटर वेपर हमारे वायुमंडल में मौजूद रहकर ऊपर से आने वाली गर्मी, ऊपर से एकदम जो रेज आती है इंफ्रारेड, काफी हीट वाली होती है। अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़े तो बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा कर देगी, लेकिन इस हीट रेज को यही वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं और पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं। दूसरी तरफ जाड़े जैसे मौसम में या ठंडे प्रदेशों में यही वाटर वेपर पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन को रोकते हैं और नीचे की ओर फिर लौटाते हैं, जिससे हमारा नीचे की तह गर्म रहता है। यानी एक तरह से हमें गर्मी देते भी हैं और गर्मी से बचाते भी हैं, जैसे कि कंबल। और यही कारण है कि वाटर वेपर को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। जलवाष्प को, वायुमंडलीय जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बात समझ में आई? और यही वाटर वेपर विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं को जन्म देता है, जैसे वर्षा का होना, चक्रवातों की उत्पत्ति, प्रति चक्रवात की उत्पत्ति, वातागर की उत्पत्ति, वायु राशि की उत्पत्ति। इन सभी के निर्माण में इस जलवाष्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब समझ में आया कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की क्या महत्ता है। ठीक है, तो ये महत्ता है जलवाष्प की। और एक तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट अगर पैदा करता है तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को कम भी करने की क्षमता रखता है। ये दोनों तरह के प्रभाव रखता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं वाटर वेपर के बारे में, लेकिन वाटर वेपर के बारे में इतना ही जानिए, काफी है। तो ये एक बड़ी चीज थी, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, हाँ,
उष्मागतिकी इंजन का कार्यशील माध्यम होता है जलवाष्प। ठीक है, पूरे वायुमंडल के उष्मागतिकी इंजन का कार्यशील माध्यम होता है। पूरे जल चक्र का आधार होता है जल, वायुमंडलीय जल। जल चक्र के माध्यम से संपूर्ण जैव मंडल में भू जैव रासायनिक चक्र को संचालित करने में ये वाटर वेपर जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर, तो ये चीज तो देखा आपने, और इस मॉडल को पूरा कर दूं मैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ओजोन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ओजोन पार्टिकल्स, इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण, ठीक है, नीचे आने पर इंफ्रारेड अवशोषण H2O करता है, जो किरणें लौटा दी जाती हैं, अरे निचले वायुमंडल को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में H2O के अलावा CO2 भी मौजूद होता है, ठीक है, CH4 भी मौजूद होता है, NO2 भी मौजूद होता है, N2O भी मौजूद होता है। NO2 और N2O में बड़ा अंतर है और दोनों बड़ा गजब का काम करते हैं। खैर, इसके अलावा एरोसोल मौजूद होते हैं। वाटर वेपर के बाद मैं एरोसोल की चर्चा करना चाहता हूं। एरोसोल, अभी मैंने बताया था कि ये जो एरोसोल होते हैं समताप मंडल में नहीं पाए जाते, सारे के सारे ये सभी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, और क्षोभ मंडल में ये एरोसोल जो है, ठीक है, इसमें नमक के कण, धूल कण, धुआं के कण, राख, पराग, ये सारी चीजें प्रमुख हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्रता ग्राही अगर कोई कण है तो वो है नमक। सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही कण नमक होते हैं। ये आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, जितने जलवाष्प आते हैं क्षोभ मंडल में पृथ्वी से, उन सभी जलवाष्प को ये नमक के कण सोखते हैं। लेकिन कब? जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो नमक के कण पे, धूल के कण पे, राख के कण पे ये जल बैठ जाते हैं, जमा होने लगते हैं, और तब वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण होता है। अगर धूल के कण को हटा दो, पूरे वायुमंडल से एरोसोल को हटा दो, निकाल दो, तो क्या होगा? वर्षा की बूंदे ही नहीं बनेंगी, जल की बूंदे बनेंगी ही नहीं, और ना जल की बूंदे बनेंगी और ना वर्षा होगी। और अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा? अगर वर्षा नहीं हुई तो जल चक्र होगा ही नहीं, और अगर जल चक्र नहीं हुआ तो जैव भू रासायनिक चक्र भी नहीं होगा, यानी कहीं भी ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? ऊर्जा जो है किसी एक, क्या कहते हैं, स्तर पे जाती है, और इस पोषण स्तर से दूसरे से तीसरे से चौथे पोषण स्तर में मूव करती हुई है, ठीक है। और सब पूरे जैव मंडल के जितने जीव हैं सबको ऊर्जा मिल जाती है, सब ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, और इसी ऊर्जा को पाकर सारे के सारे जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। अगर ये वाटर वेपर ना होता, अगर ये आर्द्रता ग्राही कण ना होते, तो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में ना बदलते, और ड्रॉपलेट्स में ना बदलते तो वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होती तो जल चक्र पूरा नहीं होता, जल चक्र पूरा नहीं होता तो जैव भू जैव रासायनिक चक्र भी पूरा नहीं होता, और अगर भू जैव रासायनिक चक्र पूरा नहीं होता तो, ठीक है। तो इन सब के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वायुमंडल बना था तो उस समय पृथ्वी के द्वितीयक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में थी, और हमारे वायुमंडल की गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं थी। धीरे धीरे क्या होता है कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया जो है, हाँ, धीरे धीरे
क्या कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के द्वारा या फिर कुछ अलग प्रक्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण की क्रिया होती है। ऑक्सीजन जैसे ही बनता है तो वाटर वेपर्स, खास करके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वाटर वेपर जलवाष्प बनते हैं। और ये जलवाष्प, उसमें चूंकि धूल के कण बहुत ज्यादा थे वातावरण में, तो बहुत तेजी से प्रेसिपिटेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रेसिपिटेशन एक बार जो स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं है और लगातार होता ही जाता है। ठीक है, आज हमारे क्या कहते हैं, हाँ, और इस तरह से पूरा का पूरा जल राशि का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रेसिपिटेशन के दौरान CO2 की अधिकांश मात्रा जल के साथ घुलकर समुद्रों में जमा हो जाती है। लेकिन आज जो CO2 हमारे वायुमंडल में मौजूद का इस वार्मिंग इफेक्ट को पैदा करने में है। ठीक है, ये क्या करती है, वार्मिंग इफेक्ट पैदा करती है। और यही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे के सारे वार्मिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये वार्मिंग इफेक्ट पैदा करे या ना करे, लेकिन ये जो है कार्बन के निर्माण में, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा ओजोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और खास करके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी कि कल बताया था मैंने कि अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन की मात्रा बढ़ जाए तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन की मात्रा बढ़ जाए तो ट्रोपोस्फेयर की गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये गैसें जो है घातक गैसें हैं। कुल सबसे प्रमुख गैसों में, सबसे बड़ी गैसों में सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन है जी? CO2। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है CO2 है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन है? CH4। तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन है? O3, ओजोन जिसको कहते हो। इसके बाद, हाँ, इसके बाद आता है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये 4 सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस है। इसके अलावा सुपर ग्रीन हाउस गैसेस या फ्लोरिनेटेड गैसेस या हैलोन गैसेस। हैलोन गैसेस में हैलोजन समूह की जितनी गैसें होती हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सब के साथ जब कार्बन मिल जाता है, ठीक है, हैलोन गैस कहते हैं। और ये हैलोन गैस, इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन उदाहरण CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी तरह से, हाँ, CFC है ये। इसमें से क्लोरीन पार्टिकल जब टूटते हैं तो इस क्लोरीन पार्टिकल्स का विनाश नहीं होता है, जल्दी खत्म नहीं होते हैं। और अगर कहीं गलती से ये संताप मंडल में पहुंच जाए तो सारे ओजोन को खत्म कर देना चाहते हैं। एक एक क्लोरीन पार्टिकल हजारों से ज्यादा ओजोन को तोड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको जब पाया गया तो क्लोरीन का उत्पादन बंद कर दिया गया मॉन्ट्रियल समझौता के तहत। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा इसके जगह पे HCFC का उत्पादन किया गया और इसके बाद का उत्पादन किया गया। ठीक है, बाद में पाया गया कि इसके टूटने के बाद भी जो फ्लोरीन निकलते हैं या क्लोरीन निकलते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उतने मात्रा में नहीं जितना CFC। और इसमें पाया गया कि ये यहाँ करने की क्षमता तो है, लेकिन ये जनरली क्षोभ मंडल में ही भी नष्ट हो जाते हैं, संताप मंडल तक इसका क्लोरीन पहुंच नहीं पाता है। इसलिए इन सब की जगह पे इसका उपयोग किया गया है। इसको, इस तरह की जितनी गैसें हैं इसको हम सुपर ग्रीन हाउस कहेंगे, सुपर ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इस सुपर ग्रीन हाउस गैसेस एंड दिस ग्रीन हाउस गैसेस हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार घटती और बढ़ती रहती है, इसीलिए इनको हम परिवर्तनशील गैस समूह में रखते हैं। ये हमारे वार्मिंग इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, वार्मिंग इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाता है। तो ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में बनता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण ओजोन परमाणु टूटता है, ऑक्सीजन परमाणु टूटता है और ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्रिया स्वतः होती है, लेकिन जब इस तरह की सुपर ग्रीन हाउस गैसेस के कांटेक्ट में आती है इसको तोड़ देती है और इस तरह से हमारे ओजोन का क्षय होता है और पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचने लगती है। और पृथ्वी पर पहुंचने पर पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा करती है।
ठीक है, तो ये था प्रमुख भूमिका हमारे गैसों की। ऐसे तो और भी गैसें हैं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बोल रहा था कि ये वायुमंडल में H2O जब क्षोभ मंडल में रहता है तो पृथ्वी के वातावरण, मनुष्य के वातावरण, जैवमंडल के वातावरण के लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति होती है। लेकिन यही H2O यानी वाटर वेपर्स अगर कहीं समताप मंडल में पहुंच गया तो पृथ्वी के वातावरण या जैव मंडल के वातावरण के लिए बड़ा विनाशकारी हो जाता है, बड़ा बुरा प्रभाव डालने वाला हो जाता है। ये कैसे, समझिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि यहां पर वाटर वेपर्स देखिए बने, और मैंने बताया था कि जैसे ही हवा में वाटर वेपर्स मौजूद हो जाते हैं तो एक संवहन धारा विकसित होती है, और अगर संवहन धारा बहुत तीव्र है तो इस वाटर वेपर्स को लेके कभी कभी क्षोभ सीमा को पार करके समताप मंडल में घुस जाती है। जैसे ही समताप मंडल में ये वाटर वेपर्स घुसते हैं तो यहाँ के कारण ये सारे के सारे वाटर वेपर्स जम जाते हैं और जमकर एक खास तरह के बादल बनाते हैं जिसको कहते हैं साइरस बादल। क्या कहते हैं? साइरस बादल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइरस बादल कहां बनते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो साइरस बादल समताप मंडल में बनते हैं, वो भी तब जब क्षोभ मंडलीय जलवाष्प भरी हवा समताप मंडल में पहुंच जाती है या उसका कुछ हिस्सा समताप मंडल में पहुंचता है। तो जैसे ही समताप मंडल में घुसता है वैसे ही ये सारे वाटर वेपर्स यहाँ पर घुसने के साथ जम जाते हैं। दूसरी घटना वाटर वेपर के समताप मंडल में पहुंचने की, इसके ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। दूसरी घटना है कि जो हमारे जेट विमान चलते हैं और उनसे जो मीथेन एंड अदर गैसेस निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, वो यहां पर जब टूटता है तो वो क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स क्रिएट करते हैं। मीथेन गैस भी यहाँ पर पहुंचती है तो वाटर वेपर क्रिएट करती है, तो इसके द्वारा वाटर वेपर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वाटर वेपर्स क्रिएट किए जाते हैं, खास करके मीथेन के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, अपने आप, कोई करता नहीं है, बस ये दोनों एलिमेंट यहाँ मौजूद हों तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया करके वाटर वेपर्स को क्रिएट करते हैं। तो इस कंडीशन में भी वाटर वेपर क्रिएट होता है। ये वाटर वेपर भी यहाँ साइरस बादल के रूप में जमा हुआ दिखता है। ठीक है, अरे तुम देखना ना, जेट विमान आकाश में कभी उड़ते हुए देखे हो तो देखोगे कि वो एक धुआं छोड़ रहा है उजले जैसा, और धुआं जहां का तहां पड़े हुए घंटों बीत जाते हुए उसके गुजरे हुए, लेकिन वो लाइनिंग धुएं की नहीं मिटती है क्योंकि वो तो जम चुकी है। ठीक है, वो जम चुका है, इसलिए वो काफी लंबे समय तक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाटर वेपर अगर समताप मंडल में मौजूद हो जाए तो जब अगली सुबह को सूरज की पहली किरण इस पर पड़ती है तो इस वाटर वेपर के साथ प्रतिक्रिया होता है। वाटर वेपर और O3 में प्रतिक्रिया होता है, ये टूटता है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनते हैं, और इस तरह से वाटर वेपर के टूटने से, हाँ, वाटर वेपर के टूटने की क्रिया में ओजोन का क्षय होता है, और इस तरह से यही वाटर वेपर जब ओजोन का क्षय करता है तो ओजोन की कमी होती है, यानी कि समताप मंडल ठंडा होने लगता है। ओजोन अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो ये पराबैंगनी किरणों को सोखेगा और समताप मंडल की गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वाटर वेपर मौजूद हो जाए तो समताप मंडल की ठंडी बढ़ेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ओजोन के प्रेजेंट में अगर समताप मंडल की गर्मी बढ़ती है तो क्षोभ मंडल में ठंडी बढ़ती है, और वाटर वेपर के प्रेजेंट में अगर समताप मंडल की ठंडी बढ़ती है तो क्षोभ मंडल की गर्मी बढ़ती है। दोनों में वृद्धि पाया जाता है। यहां पर अगर गर्मी बढ़ रही है समताप मंडल की, ठीक है, तो यहाँ की गर्मी, यहाँ ठंडी जो है ये बढ़ेगी, क्षोभ मंडल ज्यादा ठंडा होगा। इसलिए कोशिश की जा रही है कि ओजोन बना रहे और समताप मंडल की गर्मी बढ़ती रहे,
ताकि तभी क्षोभ मंडल की ठंडी बढ़ेगी, क्षोभ मंडल ठंडा हो पाएगा। लेकिन अगर मंडल ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो क्षोभ मंडल गर्म होना स्टार्ट, तो ये विपरीत संबंध पाया जाता है। आपने इस चैप्टर में दो चीजें एक साथ पढ़ी हैं, इन गैसों की वायुमंडल में क्या भूमिका है और ग्लोबल वार्मिंग एक साथ देखा है। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस आज मैं देख रहा था क्लाइमेटोलॉजी का, और मैंने देखा कि इसमें एटमॉस्फेयर, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर तो दिया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसमें उष्मा बजट भी देगा, इसमें अदर प्रोसेसेस देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सीधा इसके बाद उतर जाता है वाताग्र और वायु राशि, उसके बाद उतरता है चक्रवात, और उसके बाद उतरता है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जलवायु का वर्गीकरण, जो कोपेन और थॉमसन का है। तो मैं अपने मन से तो सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, फिर भी। और अगर सिलेबस ये दिया है तो इसका मतलब सीधा है कि अधिकतर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा वायुमंडलीय कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर से रहेंगे। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा कोपेन्स और थॉमसन से। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे पूरे जलवायु मंडल से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ चैप्टर कुछ ज्यादा तय हो गए। सबसे पहला जो अभी चैप्टर आपने पढ़ा था एटमॉस्फेयर संगठन प्लस संरचना पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद जलवायु वर्गीकरण, इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यहां से 2 क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है अदर चैप्टर से। पूरा थ्योरेटिकली है, ऐसे पूरा ये भी थ्योरेटिकली है, ठीक है, फैक्चुअल, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें फैक्चुअल है जहां से की संभावना है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऐसे मैं रिटन मटेरियल इसके अवेलेबल करा दूंगा, ऐसे सारे के कराऊंगा, लेकिन थोड़ा क्या है कि कराने में मुझे देरी लगता है, लिखना पड़ता है। और इधर मैंने भी थोड़ी गैपिंग मार दी, थोड़ा नेपाल घूम लिया, ठीक है, तो कर नहीं पाया। वही बैठ के दिन भर कर रहा था, क्लास लिया, फिर आपका काम कर रहा था। तो जैसे ही पूरा होता है पढ़ाया हुआ चीज आर्थिक भूगोल का मैं उसे उपलब्ध कराता हूँ, और इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी का भी उपलब्ध करा दूंगा। तो खैर इसका तो रिटर्न है मेरे पास, वो सेलेक्ट करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसको तैयार कीजिएगा, और ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं बंद करता हूँ। सर इसका फोटो ले ली कि व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर। इसका फोटो, अच्छा चलो मैं हाँ कर सर। दूंगा, ठीक है। ये तो बड़ा रफ हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका वो खोलोगे वीडियो, तो जहां मैं पढ़ा एक आध बार, बहुत बार ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा होगा, बस वहां पे रोको या स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो अपने आप हो जाएगा। सर आप जब सामने बोर्ड के बीच में रहते हैं तब क्लियर दिखाई देता है, जब साइड हो जाते हैं तो थोड़ा धुंधला हो जाता है। अरे ऐसा क्या है? हाँ तो सर। बीच में रहेंगे बोर्डवा कहाँ दिखाई देगा? वही तो सर, वो लाइट का खेला है सर, लाइट के कारण, हाँ लाइट का शायद रिफ्लेक्शन पड़ता होगा बोर्ड में, या फिर कुछ होता होगा। रुको तो देखें। अच्छा, स्पष्टता बढ़ जाती है, ठीक है, और हटने पे अस्पष्टता घट जाती है, क्लियरिटी। चलो ठीक है, तो मैं इसका, मेरे पास होगा एक मॉडल, मैं उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ब्राउन, ठीक है, इस सब का रिटन मटेरियल है मेरे पास पहले से, तो मैं तुमको दे दूंगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देता हूं। कल मैं, चलो कल की कल देखते हैं, कल संडे है तो परसों देखते हैं। तुम लोग इसको सारा तैयार वार करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो? कर रहे हैं सर। हाँ, इसीलिए तुम लोग एग्जाम अपना टलवा दिए हो। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, सॉरी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला एग्जाम तो पूरा बाकी है। सर वो बहुत सारा टॉपिक चैप्टर वाइज लीजिए ना सर, उसमें आधा आधा करके। चैप्टर वाइज देखो जी, तुम इतना दिन से तो पढ़ ही रहे थे ना। सर अब क्या हाफ करके चैप्टर? लीजिए सर, बहुत बड़ा पढ़ रहे हैं सर। 100 क्वेश्चन तो एक बार मिल ही सकता हूँ। हाँ सर। और एक बार पेपर दिया था मैंने, वो तुम में से किसी एक दो जने को छोड़ के किसी ने किया ही नहीं, उसको सीरियसली लिया ही नहीं, यानी तुम खुद सीरियस नहीं हो। तो जब तुम सीरियस नहीं हो तो क्या उम्मीद की जाए तुम्हारे रिजल्ट की, बताओ।
कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से नहीं चलता है जी। खैर, तैयार कर लेना। कब देना चाहोगे टेस्ट इकोनॉमिक वाला? सर क्या सभी बोल से रहे हो पूछ लिए। मंगलवार सर। तुम लोग जी? धानेश्वर, सुलेखा? सर जितना जल्दी हो उतना जल्दी लीजिए। मधु क्या बोल रही है? सर मैं चित्रा। हाँ हाँ, सर जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, फिर पूजा आ जाएगा ना तो फिर सब चलने लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ छठ और दीपावली भी तो है, वहां भी तो छुट्टी काटूंगा मैं। यस क्या? सर, इसलिए एकदम लीजिए जल्दी से सर। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी तैयार कर लेना, मंगल या बुधवार को मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, सोमवार को मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।